जीवों में जनन कैसे, ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं जनन। जनन है क्या, जनन के बारे में हम समझेंगे कि जनन क्या है। जीवों की शुरुआत, जब कोई जीवधारी अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करता है तो उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो जनन करते हैं मतलब जनन कहते हैं, और जनन का मतलब यह होता है कि इस पृथ्वी के ऊपर निरंतरता यानी कि जीवों की निरंतरता बना करके रखे रहना होता है, ठीक है। तो जीवों की निरंतरता लगातार बना करके रखे रहना होता है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या होता है? लैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब यह होता है जिसमें, ध्यान दीजिएगा, केवल एक युग्मक भाग लेता है। क्या लेता है? केवल एक युग्मक भाग लेता है, उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। और जिसमें दो युग्मक भाग लेते हैं उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में आप विधि, मुकुलन विधि और क्या हो जाएगा आपका, और उसको हम ये कह देंगे। आज हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन हम समझ लिए। लैंगिक जनन में क्या होता है? केवल एक युग्मक भाग लेता है, और लैंगिक जनन में क्या होता है? दो युग्मक भाग लेते हैं। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के अनुसार हम यहाँ पर ध्यान देंगे। इसमें तो जैसे हम क्या करें, जैसे मुकुलन विधि हम देखें, क्या देख लें? मुकुलन, मुकुलन विधि, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? मुकुलन का मतलब यह होता है कि एक पौधा या एक पेड़, ठीक है, एक पौधा या एक पेड़, जैसे कि हाइड्रा हो गया। हाइड्रा एक पौधा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्लांट, मतलब पौधे और जीव दोनों के बीच की क्या होती है? वो कड़ी होती है। और इसके अंदर जो जनन होता है वो मुकुलन विधि द्वारा। कैसे होता है भाई? ये मुकुलन विधि द्वारा होता है। कुछ इस तरीके का ये पौधा दिखाई देता है, ठीक है, इसको हाइड्रा बोलते हैं। ये आगे चल के कुछ इस तरीके से डिवाइड होने लगता है, ठीक है। कुछ चीजों में क्या होने लगता है? ये डिवाइड होने लगता है। और डिवाइड होते होते, पता है, डिवाइड होते होते इसमें क्या होता है? ये प्रक्रियाएं बनती रहती हैं, ये संरचनाएं बनती बनती क्या होती है भाई? ये डिवाइड होने लगता है। और डिवाइड होते होते यहाँ से कुछ ये ऐसे डिवीजन निकलते हैं, ठीक है। ऐसे क्या होते हैं? डिवीजन निकलते रहते हैं। और ये क्या हो जाएगा? एक भाग से क्या हो जाता है? दो भागों में क्या हो सकता है? बढ़ जाता है। दो भागों में क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रा ही है। थोड़ा सा जो है कि मेरा ड्राइंग कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ रही है, मुकुलन विधि। और एक आता है विखंडन विधि। विखंडन विधि का मतलब ये होता है जब कई कोशिकाएं, मतलब जब क्या होती है? कोशिकाएं, मतलब बहुत कोशिकाएं, जो बड़ी कोशिकाएं होती है वो मिल करके अलग अलग क्या है? अलग अलग पार्ट में बंटने लगती हैं, उसको हम बोलते हैं विखंडन जनन बोलते हैं। जिसमें आता क्या है? प्लाज्मोडियम भी आ जाता है, प्लाज्मोडियम, जीवाणु, अमीबा भी आता है। ये सब सारी चीजें जो होते हैं इसमें आती है। इतनी बातें समझ में आ रही है? अच्छा, यूग्लिना भी आता है। और इसके साथ साथ हम इसमें अब आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं किसमें? आ जाते हैं पुष्पों में, ठीक है। पुष्पों में लैंगिक जनन। पुष्पों में लैंगिक जनन क्या होता है उसको हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पुष्पों में लैंगिक जनन। पुष्पों में लैंगिक जनन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब पुष्पों के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं भाई। पुष्प, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कुछ मैं फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। बता दो, ध्यान दीजिए। एक पुष्प है,
ठीक है, इसके पहले नाम जान लेते हैं। ये वाला भाग जो होता है, ये भाग इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और ये वाला भाग जो होता है उसके बाद आता है यहाँ पे अंडाशय। क्या आता है? अंडाशय। अंडाशय, ठीक है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं, ये है तंतु बोलते हैं, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं या पुंकेसर बोलते हैं। पहले हम लोग ध्यान देंगे, ये वाला जो होता है हमारा क्या होता है, ये जो होता है इसको बोलते हैं परागकोश। परागकोश, ठीक है। तो इतनी बातें हम एक फूल के बारे में पहले समझ लेते हैं कि फूल के अंदर ये चीजें होती है। तो इस एक फूल के अंदर नर और मादा दोनों भाग होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर ध्यान दे दें, मान लो इधर मादा भाग जिसे बोलेंगे जायंग। क्या नाम होता है इसका? जायंग, ठीक है। गाइनेसियम इसको बोलते हैं। और इधर मैं लिख देता हूँ, मान लो नर भाग, इसको बोला जाता है पुमंग। क्या बोला जाता है? पुमंग बोला जाता है। मादा भाग में ध्यान देंगे कितने पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हम ध्यान देंगे, पहला पार्ट सबसे पहले वर्तिकाग्र। दूसरा क्या है? वर्तिका। क्या है? वर्तिका। तीसरा क्या है? अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय। और नर भाग में क्या होता है? नर भाग में ध्यान दीजिएगा, नर भाग में भी होता है, ये देख रहे हो ना, पहला ध्यान दीजिएगा, ये होता है पुंकेसर। और ये पुंकेसर क्या होता है? ये जो पतली धागानुमा संरचना होती है इसको क्या पुंकेसर या फिलामेंट बोलते हैं। दूसरा भाग जो होता है, दूसरा भाग होता है परागकोश। क्या होता है? परागकोश। तीसरा भाग जो होता है, इसमें तीसरा भाग आ जाता है आपका क्या? परागकण। क्या आता है? परागकण। इतनी बातें तो आप लोगों ने समझ लिया कि ये क्या है, ये परागकण। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नर भाग के बारे में और पुष्प के नर और मादा भाग के बारे में हम लोग यहाँ पर जान लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एंथर है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है कि इसमें पॉलन ग्रेन का, अब थोड़ा सा एक बात और समझ लेते हैं। पॉलन ग्रेन का यहाँ तक पहुँचना परागण कहलाएगा, यानी कि पॉलन ग्रेन का, यानी हम कहेंगे परागकण का, ठीक है, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण कहलाती है, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग अब ध्यान देंगे, पहले हम आप लोगों से पूछेंगे कि ये बात याद हो गई है। अच्छा ये बताओ, मादा भाग में कुल कितने भाग होते हैं? कितने भाग? 3 भाग। बोलो कितने भाग? 3 भाग। क्या क्या है? वर्तिका और अंडाशय। क्या है? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। नर भाग में क्या है? ये भी 3 भाग है। क्या क्या है? पुंकेसर, परागकोश और परागकण, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देंगे हम लोग, इतनी बातें समझ में आ गई। अब यही के नीचे ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे पत्तेनुमा संरचना बन जाती है, ठीक है, पत्तेनुमा संरचना। हम इसको बोलेंगे बाह्य दल पुंज। क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज क्या है भाई? बाह्य दल पुंज है। बाह्य दल पुंज है, बढ़ जाओ, बाह्य दल पुंज है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें देखोगे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये संरचना में बना दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। ये जो संरचना बनी हुई है, ये संरचना, इसको हम बोलते हैं दल पुंज। क्या बोलते हैं? दल पुंज। क्या बोलते हैं? दल पुंज। इतनी बातें समझ में आ गई। यानी कि इसमें जो पहले कली होती है, फूल पहले क्या होती है? कली होती है, उसके बाद खिलता है ना, इसको हम कहते हैं, उसके ऊपर क्या होता है? टोपी लगती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कहते अभी फूल है, ढोड़ लिया है ना, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब खिलने लगेगा तो क्या होगा भाई? धीरे 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 वो फूलने लगता है। तो फूल करके जो क्या हो जाएगा भाई? पत्तियां नीचे ऐसे झुक जाती हैं, तो वो पत्तियां जो झुकती हैं उसको हम बोलते हैं दल पुंज। और उसमें जो पंखुड़ियां लगी होती हैं, उससे नीचे वाला जो होता है उसका बाह्य दल पुंज बोलते हैं।
और उसमें जो पंखुड़ियां लगी होती हैं वो क्या होती हैं? दल पुंज होती हैं। क्या होती हैं? दल पुंज। ध्यान दीजिएगा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि दल पुंज जो होता है रंग बिरंगा होता है। क्या होता है? रंग बिरंगा। जैसे दिन में होता है, दिन में जो फूल खिलते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, दिन में जो फूल खिलते हैं उनके वो कलरफुल होते हैं। जैसे गुलाब जो हो गया रेड, मतलब रोजी कलर हो गया, गेंदा हो गया, जितने भी हो गए, मतलब गुड़हल उड़हल जितने भी हो गए, उनके दल पुंज क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर रात के जो फूल खिलते हैं वो सफेद कलर होते हैं। क्या होते हैं? सफेद कलर। ऐसा क्यों? इन दल पुंजों का रंग बिरंगा क्यों किया जाता है? क्यों रहता है? इसलिए रहता है क्योंकि वह कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करें। क्या करें? अपनी तरफ आकर्षित करें। जैसे भौरे हैं, भौरों को आकर्षित करने के लिए क्या है, वो उनका रंग बिरंगा आता है और वही रंग बिरंगे के हिसाब से क्या है, देख करके, कलरफुल देख करके क्या करते हैं, उसके पास पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद यहीं पे क्या होता है, इसी के अंदर, उसी फूल के अंदर क्या होता है, नर भाग भी होता है और मादा विभाग भी होता है। और यहाँ से यहाँ पॉलन ग्रेन अपने हिसाब से तो जाएगा नहीं, ठीक है, अपने हिसाब से क्या होगा, नहीं जाएगा। तो वहां, यहाँ से वहां तक ले जाने का काम कौन करेगा? भौरे करेंगे। भाई भौरा आएगा, यहाँ का रस लेगा और रस लेने के चक्कर में यहाँ से यहाँ बैठा और उसके ऊपर क्या लग गया, परागकण लग गया, और परागकण जाकर कहाँ कर दिया भाई, वर्तिकाग्र में छोड़ दिया। तो परागकण मतलब परागकण का कहाँ तक पहुंचना, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा? परागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? परागण कहलाएगा। मतलब हम ये कहेंगे कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परागण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परागण कहलाएगी। ठीक है, परागण। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया भौरों के माध्यम से, मतलब फूल में तो भौरे कर दिए हैं, और भी तो है। जैसे क्या है, जैसे ये मान लीजिए कि जैसे हो गए गेहूं हो गया, धान हो गया, ये सब कैसे होता है? इसमें भी तो पॉलिनेशन होता है भाई। बिना पॉलिनेशन या बिना परागण की वजह से उसमें अनाज नहीं बनते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, और उसमें तो उसको परागण कराने के लिए तो वहां पर मधुमक्खियां, कीड़े तो नहीं पहुंचेंगे। कौन पहुंचेगा वहां? हवा के माध्यम से। जब हवा चलता है एकदम ऐसे ऐसे लहराने लगता है, एकदम जो है गेहूं एकदम जो है ना, लहराने लगता है एकदम जो। अब क्या होता है, उसका पॉलन ग्रेन क्या होता है, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। और वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा तो प्रक्रिया क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन या परागण हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रहा है? अब सोचोगे कि जैसे क्या है, आम के पेड़ है, नीम के पेड़ है, इनमें कैसे होगा, उसमें भौरे कर रहे होंगे। वो भी भौरों से नहीं होता। वो कैसे होता है? वो भी होता है हवा के माध्यम से। तो कई तरीके से परागण हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कीटों के माध्यम से होता है, तो हम उसको बोलते हैं कीट परागण। ठीक है, हवा के माध्यम से होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, वायु परागण बोलते हैं। और उसके बाद और क्या होता है, और इसमें वायु परागण हो गया, और जल के माध्यम से हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जल परागण होते हैं। एक होता है दुनिया का सबसे बड़ा फूल, उसका नाम रेफलेशिया। क्या नाम है? रेफलेशिया। और उस हाँ लगभग कितना, 11 से 12 किलो का होता है। अब उसमें तो भौरे नहीं जाएंगे ना कराने, उसको हाथी कराता है। क्या कराता है? हाथी कराता है। हाथी क्या करेगा, वहां का पॉलन ग्रेन ले जाके उसमें डालेगा और उसी वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा भाई, वहां पर परागण हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये बात ध्यान देंगे, जब परागण की प्रक्रिया हो गई, ध्यान दीजिएगा, तो अगर क्वेश्चन ये मतलब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनता है कि बाह्य दल पुंज क्या है, बाह्य दल पुंज। तो बाह्य दल पुंज जो निचले वाला जो भाग है जो हरे कलर का होता है, क्या होता है, बाह्य दल पुंज है। ठीक है, बाह्य दल पुंज हरे कलर का होता है, इसके ये पत्तीनुमा संरचनाएं होती है। अच्छा, इसमें हम ये ध्यान देंगे कि ये कितने अगर हम पूछ दे, अभी मैं पूछ दूं कि मादा भाग कुल कितने होते हैं, कौन कौन से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और नर भाग में कुल कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कौन कौन? ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गया। और एक बात मैंने ये बताया है कि जो ये रंग बिरंगे जो दलपुंज होते हैं वो दिन में खिलने वाले फूलों के होते हैं। कितने होते हैं? दिन में खिलने वाले। ठीक है, और वो कम से कम मतलब उसमें सुगंध जो होता है बहुत कम होता है, लेकिन जो रात को खिलते हैं सफेद होते हैं, जैसे रात रानी का फूल। ठीक है, और बहुत तेज महकता है, ऐसा लगता है एकदम दूर दूर तक क्या कुछ सेंट होता है।
सूरजमुखी का फूल, सूरजमुखी, सूरजमुखी जो भी नाम, हाँ जो भी हो। तो ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दल पुंज जो होते हैं भंवरों को आकर्षित करने के लिए होता है। जैसे गुलाब का फूल है, अब गुलाब के फूल का जो पत्तियां जो है गुलाबी कलर का है और उस पे भंवरे जाएंगे, इसलिए जाएंगे परागण कराने के लिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आया, तो हम आगे चल जाते हैं। अब यहाँ से देखिए, पराग कण का पराग कोष तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब आ जाते हैं निषेचन की प्रक्रिया, देखते हैं। निषेचन, अब क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब निषेचन कहाँ होता है? ध्यान दीजिएगा, निषेचन कहाँ होता है? निषेचन होता है वर्तिका में। क्या होता है? वर्तिका में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? वर्तिका में होता है। और क्या होता है? वर्तिका में होता है, निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद क्या फर्टिलाइज होता है? पूरा जो है वो फर्टिलाइज होने के बाद वो पुष्प क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, वो अंडाशय में आ जाता है। क्या आ जाता है? अंडाशय में आ जाता है। और वो अंडाशय 15 से 20 दिन, ध्यान दीजिएगा, कितने दिन में? 15 से 20 दिन में अब वो पॉलिनेशन हुआ, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ। तो अब 15 से 20 दिन के अंदर अब क्या होगा? वो फल में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। किसमें? फल में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? फल में। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब तो ये फल कहाँ से आया? आपके दिमाग में तो ये आ रहा होगा ना, तो हम लोग पूरा देखें फल कहाँ से आया। अब यही वाला जो अंडाशय होता है, क्या होता है? पूरा फल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? पूरा फल में बदल जाता है। ठीक है, यानी हम ये कहेंगे कि फल क्या बनता है? अंडाशय बन जाता है। क्या? फल बन जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इसी के नीचे एक संरचना होती है छोटी छोटी, यहाँ पर क्या होती है? कण पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड। और ये इसमें दाने नुमा संरचना होती है। और ध्यान दीजिएगा, जिस पुष्प में बीजांड होते हैं उसके फल में क्या होंगे? बीज के रूप में वो होंगे। जैसे अमरूद हो गया, अमरूद के अंदर हो गया छोटे छोटे बीज। और जैसे सेब हो गया, और जैसे आम हो गया ना, इतनी सारी चीजें। तो उसमें जो होता है क्या? छोटी छोटी कण पाए जाते हैं। इसकी वजह से वो क्या बदल जाते हैं? किसमें बदल जाते हैं? फल में बदल जाते हैं। और उसमें क्या होता है? उसमें क्या हो जाता है भाई? सीधी सी बात, छोटे छोटे कण हो जाते हैं, वो क्या करके क्या बन जाते हैं? बीजांड में बदल जाते हैं, और इसके अंदर बिया पाने लगता है। इतनी बातें समझ में आ गई। सीधी सी बात ये है, यानी कि हम ये कहेंगे कि ये क्या, जब पराग कोष का पराग कण का वर्तिकाग्र, ध्यान दीजिएगा, पराग कण का वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। और निषेचन की प्रक्रिया वर्तिका में होती है, और तथा वर्तिका में होने के बाद यह अंडाशय में बदल जाता है। और अंडाशय क्या हो जाता है? 15 से 20 दिन बाद फल में बदल जाता है। इतनी बातें समझ में आई। जिसमें ओव्यूल्स पाए जाएंगे, उस फल के नीचे, उस फल में क्या पाए जाएंगे? बीज पाए जाएंगे। और जिसमें नहीं पाया जाएगा क्या? बीजांड जिसमें नहीं पाया जाएगा उसमें बीज नहीं पाए जाएंगे। जैसे केला हो गया, केला का पौधा हो गया। अब केले में क्या होता है? केले में जो होता है, केले में वो नहीं होता, क्या कहा जाता है? उसमें परागण की प्रक्रिया नहीं है, उसको कराना होता है। अब ये ऐसे फूल है, फूलवा को क्या करते हैं? मतलब सीधा होता है, उसको ऐसे उलट दे तो उलट करके ऐसे झकझोर दे, तो उसका जो है क्या है? उसका पोलन ग्रेन, यानी कि उसका परागकण कहाँ पहुंच जाता है भाई? वर्तिकाग्र में पहुंच जाता है। और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है। और कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ? ये वर्तिका में पहुंचा, वर्तिका से अंडाशय में बदल गया, और अंडाशय से क्या हो जाएगा भाई? वो फल में बदल जाएगा। उसमें ओव्यूल्स, यानी कि उसमें बीजांड नहीं पाए जाते हैं, और बीजांड न पाए जाने की वजह से उस केले के अंदर बीज नहीं होते। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, इतना बात समझ में आ गई ना भाई सबको? अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है, ध्यान दीजिएगा, अब इसको जब हम इसको उलाट दिए, यानी केले के फूल को हम उलाट दिए, तो अब जो यहाँ पर जो क्या थे, यहाँ पर तो भाई ये ओवरी है, अंडाशय है। अब इसका अंडाशय क्या यहाँ तक पहुंच गया। अब उसको उलाट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका पोलन ग्रेन, मतलब इसका जो परागकण हो जाएगा, वर्तिका तक पहुंच जाएगा। वर्तिका पर पहुंच जाएगा तो वहां पर निषेचन भी कहाँ हो जाएगा? वर्तिकाग्र पर ही हो जाएगा। तो ऐसे निषेचित अंडे जो वर्तिकाग्र पर क्या हो? परागण हो, तो उसे हम बोलते हैं असत्य फल। क्या बोलते हैं? असत्य फल। असत्य फल यानी हम ये कहेंगे कि केला क्या है? असत्य फल है। केला क्या है? असत्य फल है। अब जैसे केला अपने आप से वो नहीं करता, मतलब उसमें भंवरे जा करके मतलब क्या कर दे, उसका फर्टिलाइजेशन करवा दिया, परागण करवाते नहीं करवा पाते।
तो क्या करते हैं हम ही लोग भाई केले की खेती करते तो क्या करते हैं, उसको उलट करके ऐसे झकझोर देंगे तो उसका जो पॉलन ग्रेन होगा उसके कहा वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। प्रक्रिया किसकी हो जाएगी भाई, किसकी हो जाएगी, परागण की प्रक्रिया हो जाएगी। और परागण की प्रक्रिया कहाँ होगी, वर्तिकाग्र तक होगी, अंडाशय में नहीं होगा, कहाँ होगा, वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र पर जो प्रक्रिया भी हो जाएगी किसकी, परागण की प्रक्रिया भी हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन भी वहीं पर हो जाएगा, मतलब वहां पर निषेचन भी हो जाएगा। तो ऐसे निषेचित अंडे, मतलब ऐसे निषेचित हम बोलेंगे निषेचन जो वर्तिकाग्र पर होता हो, उससे बनने वाले फल को हम बोलते हैं असत्य फल। क्या बोलते हैं, असत्य फल। अब वही चीजें अगर नॉर्मली अगर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सत्य फल। जब अंडाशय क्या हो जाए 15 से 20 दिन में क्या बदल जाएगा फल में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सत्य फल। इतनी बातें समझ में आ गया, असत्य फल और सत्य फल समझ में आ गया। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई है। अब आ जाते हैं हम लोग, ये हो गया किसमें, ये हो गया पर परागण, यानी कि हम एक परागण की बातें हम समझ गए। अब क्वेश्चन देखो क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि पॉलन ग्रेन यानी पराग कण कहाँ पाया जाता है, पराग कण कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है बता सकते हो, कहाँ, पराग कोश में, एंथर में, ये है ना भाई, ये मेल है ना, मेल पार्ट है ये, तो कहाँ पाया जाता है, पराग कोश में। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्प का ऐसा कौन सा भाग है जो फल में बदल जाता है, कौन बदल जाता है, अंडाशय है, ओवरी है। इतनी बातें समझ में आ गई। ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सत्य फल किसे कहते हैं, तो सत्य फल हम ऐसे नहीं बोलेंगे, सत्य फल हम उसे बोलेंगे जिसका निषेचन वर्तिकाग्र पर हुआ हो, उसे हम बोलेंगे असत्य फल। जैसे केला, और बाकी जितने होते हैं वो सत्य फल होते हैं जो अंडाशय में होते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब इसके बाद ये परागण निषेचन की प्रक्रिया लगभग मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी, है ना।